हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, है ना। तो आज क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। परसेंटेज पढ़ रहे थे तो 3 लेक्चर हो चुका है परसेंटेज का। आज परसेंटेज पार्ट 4 होगा। हेडिंग डाल लीजिएगा। परसेंटेज पार्ट 4। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको a इंटू बी इज इक्वल टू सी वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। पहला ये था कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज़ कॉन्स्टेंट। तो उसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग कि a को इंक्रीज़ करोगे तो b ऑटोमेटिक डिक्रीज़ होगा, लेकिन किस पे, फाइनल अमाउंट पे कैलकुलेशन होता था, है ना। और यहाँ पे फिर मैंने केस 2 में बताया था कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज़ वेरिएबल। जब सी वेरिएबल होगा, जैसे मैंने बोला था कि अगर प्राइस आपका 10% बढ़ रहा है, कंजम्पशन आपका 20% घट रहा है, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज होगा। तो क्या मान करके बना रहे थे हम लोग, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। इस वाले फॉर्म पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो उस टाइप का सवाल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लोगे। आज हम लोग देखते हैं टाइप 3। नेक्स्ट टाइप होगा टाइप 3। चलिए टाइप 3 हेडिंग डाल लीजिएगा। टाइप 3 में किस टाइप का सवाल आएगा वो सवाल देखते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा कि व्हेन न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 40%। हेडिंग डाल लेना यहाँ पे 40% है जी। When numerator of a fraction increased by 40% and denominator decreased by 30%, then the fraction becomes 6/7. Find original fraction। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। दिखने में बस आपको लैंग्वेज लग रहा होगा थोड़ा डिफरेंट, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में बोला गया है अगर कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन किससे बनता है। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला भाग अंश, और नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर, उसको हर बोलते हैं, है ना। मान लेते हैं ये न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर क्या है, d है। आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, n/d। अब सवाल में बोलता है कि यदि अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, अगर आपका न्यूमरेटर n है, अब 40% इंक्रीज़ कर दिया जाए, इसका क्या मतलब है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, इंक्रीज़ कर दिया गया, इसका मतलब है कि 140% हो गया जी ये, ठीक है। और डिनोमिनेटर कितना है, डिक्रीज़ कर दिया जाए 30%। अगर ये 30% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 70%। 100 से 30% माइनस कर दोगे तो 70% आ जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चंस में बोलता है कि जब ये कंडीशन होता है ना तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 6/7। आपसे पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना। 70 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 3 बार में चला जाएगा। n/d पूछा है आपसे, तो 3/7। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, n/d, क्योंकि हम लोग n/d ही माने हुए। बहुत ही आसान सवाल है, नोट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इस टाइप का सवाल आएगा तो मैं उम्मीद कर लूँ कि आप लोग बना लोगे, है ना। बहुत इजी है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और हो जाता, 40% की जगह पे 60% इंक्रीज़ कर रहा होता, ये 20% डिक्रीज़ कर रहा होता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 160/80, है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। चलो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि एक शहर की जनसंख्या 24,000 है। ऐसे इस सवाल को करने से पहले मैं बता दूं कि 2020, 21 और 22 में बहुत सारा इस टाइप का सवाल पूछा गया है ना। बिल्कुल इसी लैंग्वेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 24,000 है। पहले वर्ष यह जनसंख्या 10% घट जाती है, फिर दूसरे वर्ष यह जनसंख्या 20% कम हो जाती है, फिर तीसरे वर्ष यह 25% कम हो जाती है। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी है।
स्टेटमेंट समझ में बात आ गई आप लोगों को। तो मान लेते हैं शहर की जनसंख्या है कितनी, 24,000 है ना। शहर की जनसंख्या 24,000 है, इनटू पहले वर्ष कितना जनसंख्या घट जाता है जी, 10%। तो 100 था ओरिजिनली, 10 घट गया तो कितना हो गया, 90/100। फिर है सवाल में कि 20% कम हो जाता है, पहले 10 कम होता था फिर 20 कम होता है, 20 कम हुआ तो क्या हो गया 80/100। फिर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि फिर से वो 25% कम हो जाता है, फिर से क्या हो गया ये 75/100। जब ये कंडीशन हो जाए तो 3 वर्षों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछी गई है। तो ये बस इसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है ना। सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, इन 2 0 से ये 2 0 चला गया, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से ये 20 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 3 60, 60 से 9, 9 छक्के 54, 540, 540 को 24 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 0, 24 चौके 96, 6 9, 24 बचे 120 और 9 129। तो 12,960 हो जाएगा जी शहर की जनसंख्या, 12,960। बहुत ही सिंपल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो ये सवाल तो था इंटीजर में था तो हम लोग बहुत ईजिली बना दिए। मैं हर एक सवाल के पीछे ना एक कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर सवाल इस टाइप का बना तो फिर किस तरीके से बनाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो सवाल में यह था कि ये 10% था तो बहुत इजीली कम कर दिए हम लोग, 90% कर दिए। ये 20% था तो हम लोग कम करके 80% कर दिए। ये 25 था तो कम करके 75 कर दिए। सवाल ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो। सवाल में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जी 20% तो कम हुआ, ये कम हो गया जी 12.5%, ये कम हो गया आपका 14.2/7%। तो अगर चीज़ें फ्रैक्शन में आए तो फिर किस तरीके से बनाना है उसको भी जानना ज़रूरी है ना। तो आप ये बताओ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है ना। तो पहले कोई भी चीज़ 10 था, अब 1 घट गया तो कितना हो गया 9। पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर। तो 1/5 के बराबर होता है ये। तो ये पहले 5 था, 1 कम होने के बाद क्या हो गया 4। फिर 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ये 4 था पहले, अब 3 हो गया जी। ये सवाल बोला गया है ना, तो जो चीज़ें कटने वाली है ना उसको पहले काट देते। तो 4 से ये वाला कट रहा है, और भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। पहले 50 था शहर की जनसंख्या, अब कितना है 27। अब कितना है 27। सवाल में बोला गया पहले शहर की जनसंख्या है कितनी 24,000, तो 50 की वैल्यू 24,000। आपसे पूछा 27 की वैल्यू, तो 24,000 बटे 50 गुने 27, यही होगा ना। 0 से 0, 5 से कट जाएगा ये, 120 बार में है ना। तो फिर इससे आपस में मल्टीप्लाई कर देना। कुछ एरर आ रहा है क्या, क्या क्या एरर है बताना। 50 है 27 है, 50 की वैल्यू 24,000 है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे है ना, 1 मिनट, काटने में गलती कर दिए हैं। 24,000 बटे 50 गुने 27, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौके 20 और फिर 5 अट्ठे 40, 480। अब आ जाएगा यहाँ पे 12,960, 12,960 नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ना शहर की जनसंख्या कितना कम हो गया, कंडीशन सवाल है। कभी कभी ऐसा पूछ लेगा 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है 12,960। अगर पूछ ले कितना कम हो गया, तो पहले था 24,000, अब है 12,960। डिफरेंस कर दोगे तो समझ में आ जाएगा ना कितना कम हो गया। चलो ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो सभी चीज़ को समझ के चलना है हम लोगों को। तो कौन सा इजी, कौन सा मेथड को अप्लाई करोगे, ये वाले को है ना। हाँ, सेकंड मेथड है।
हो जाएगा डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के अकाउंट में कुछ रकम है, उसने 20% रकम निकाल लिए, उसने 20% रकम निकाल लिए, फिर से उसने 25% निकाल लिए, फिर से उसने 30% निकाल लिए, निकालने के बाद अब उसके पास 2100 रुपये बच रहा है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, माइनस का 1/5 निकाला है इसलिए हम लोग माइनस लिख रहे हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, माइनस का 1/4। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, माइनस का 3/10। पहले 5 था अब 1 हो गया 4, पहले 4 था अब 3 हो गया, पहले 10 था अब 7 हो गया। ठीक है ना, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से 4 कैंसल आउट, 10 × 5 = 50, 7 × 21। पहले 50 था अब डिस्काउंट होने के बाद निकालने के बाद 21 हो गया। अब क्वेश्चंस में बोला है निकालने के बाद ये 2100 रुपये हो जाता है। 21 की वैल्यू 2100 रुपये, 1 की वैल्यू 100 रुपये, आपसे पूछा है 50 की वैल्यू, 50 × 100 5000 रुपये। तो पहले आपके पास अमाउंट था जी 5000 रुपये। आसान सा सवाल है। हो जाएगा इस टाइप का सवाल, नहीं तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। देखो रेशियो मेथड का बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर चीज़ें फ्रैक्शन में भी हो ना तो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर की जनसंख्या 40,000 है। पहले वर्ष यह 10% बढ़ जाती है, फिर दूसरे वर्ष यह 20% बढ़ जाती है, फिर से वह 30% बढ़ जाती है। इस बार लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है तीनों साल में, है ना। पहले आप शहर की जनसंख्या 40,000 है, अगर चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं हो तो मैंने डायरेक्टली बढ़ा सकते हो आप। 110/100 10% बढ़ गया, फिर से 20% बढ़ गया, 120/100 हो गया, फिर 30% बढ़ गया, 130/100 हो गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट। यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 × 12 करोगे तो 132 आ जाएगा, गुने 13 चौके 52, 520, 0 लास्ट में 4 होगा। ठीक है, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 68,640। 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या बढ़ जाने के बाद 68,640 हो जाएगा। है ना। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। The price of a laptop is 50,000 rupees. A trader sold is at 10% discount. At the time of preparing bill, he charged 14% sell tax. देखो क्या बोलता है कि आपको आप एक लैपटॉप खरीदने गए थे, लैपटॉप की कीमत थी 50,000 रुपये। फिर बोलता है कि 10% उसने छूट देने का वादा किया, मतलब अब वो 90% पे देगा आपको, 90/100। बिल बनाते समय उसने 14% टैक्स जोड़ लिया, तो 100% तो आपका ओरिजिनल होता है, 14% टैक्स जोड़ने के बाद वो 114 हो गया, 114/100। 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, ये 2 0 से 2 0 हो गया। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 9 × 5 = 45 गुने 114, 450 गुने 114, तो 0 5 चौके 20,
लास्ट में आएगा तो 51,300 हो जाएगा आपका अमाउंट, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो। या फिर आप डिजिट सम लगा सकते हो इस टाइप के सवालों में, है ना। देख रहे हो अब यहाँ पे 9 है तो डिजिट सम की खास बात होती है, अगर 9 आपको दिखा तो वो 9 का मल्टीपल हो जाता है आंसर। तो आप यहाँ पे इसको जोड़ोगे ना तो 5 1 6 और 3 9, ये भी इसका भी डिजिट सम 9 आएगा, है ना। तो 9 की खास बात होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा दूँ। 9 एक ऐसा नंबर है ना कि अगर 9 किसी नंबर में आप ऐड करोगे तो अपना 9 अपना वजूद अपनी वैल्यू ही ख़त्म कर लेता है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 9 में आपने 1 ऐड किया तो ये 10 बन जाएगा, इसका डिजिट सम 10 का डिजिट सम 1 के बराबर। 9 में आपने 2 ऐड किया तो ये 11 बन जाएगा, इसका डिजिट सम 2 के बराबर। इसका मतलब आप 9 में कुछ भी ऐड करोगे, जो ऐड करोगे वही वैल्यू रह जाएगा। अगर आप 9 में 3 ऐड करोगे तो वो 12 बन जाएगा, तो 2 और 1 3। बात समझ में आई। अगर किसी 9 में कोई नंबर आप ऐड करोगे तो वही नंबर आपका डिजिट सम हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ ये केस उल्टा हो जाता है। जैसे आपने 9 में किसी से मल्टीप्लाई किया तो 9 1 कम 9, आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो डिजिट सम 9 के बराबर हो गया। आपने 9 दूना 18 किया तो 8 और 1 9, इसका डिजिट सम भी 9 के बराबर। 9 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 27 हो गया, इसका डिजिट सम 9 के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 एक ऐसा नंबर है कि अगर जोड़ोगे आप तो अपना वजूद ख़त्म कर लेगा, और किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो अपने वजूद में ढाल लेगा। मतलब देख रहे हो 9 से गुना कर रहे हो ना तो ये रिजल्टेंट आपका 9 ही मिल रहा है। इसी तरीके से जब भी सवाल आए और अगर आपको 9 दिखे कहीं भी मल्टीपल के फॉर्म में और नीचे डिनोमिनेटर 1 बन रहा हो, कंडीशन है डिनोमिनेटर 1 बन रहा हो और आपको 9 दिखे, तो करना ये है कि 9 का मल्टीपल वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 5 1 6 और 3 9, डिजिट सम 9 हो गया इसका। तो पूरा मल्टीप्लाई करके महान बनने की ज़रूरत नहीं हम लोगों को, हम लोग को बस आंसर निकालना है, ऑप्शन को टिक करना है बस। बात समझ में आ रही है कैसे करना है चीज़ों को। चलो चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सक्सेसिव चेंज, हेडिंग डाल लीजिएगा सक्सेसिव चेंज। नेक्स्ट टाइप होगा आपका, नेक्स्ट टाइप है क्रमबद्ध बदलाव। क्रमबद्ध बदलाव बेसिकली क्या होता है, समझिएगा क्रमबद्ध बदलाव क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि पहला चेंज 10% का था, दूसरा चेंज 20% का था, ठीक है ना। 10% और 20% मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपसे इक्विवेलेंट चेंज पूछ लिया है, या फिर पहला डिस्काउंट 10% का था, दूसरा 20% का था, आपसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ लिया है। तो बनाने का तरीका क्या होगा, इसको लोग फार्मूला मेथड से बनाते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है इस टाइप के सवालों में। जैसे यहाँ पे देखो x + y - xy अपॉन 100 होता है जी सक्सेसिव चेंज का। तो ये 10 है, ये 20 है, -10 × 20/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 10 और 20 30 में से 2 घटाओगे तो 28% का चेंज आ जाएगा। सक्सेसिव चेंज आपका 28% का आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है मैं बता रहा हूँ, जब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाने लग जाओगे तो फिर बन जाएगा बहुत ईजिली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होगी जब ये चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर में हो। देख रहे हो मैं बार बार इंटीजर के साथ फ्रैक्शन को जोड़ रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि फ्रैक्शन से किस टाइप के सवालों को करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी जब चीज़ें ये 12.5%, ये 16.2/3% अगर फ्रैक्शन में हुआ तो ये सॉल्व करना, खास करके ये तो x + y ऐड कर दोगे, ये मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, तो ये चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अब लिखो दूसरा मेथड क्या होगा कि आपके पास 100 रुपये था, है ना, मान लेते हैं 10% का आपको डिस्काउंट मिला, तो 100 का 10% 10 रुपये यानी कि 90 रुपये हो गया। फिर से आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 10% 9 के बराबर, 20% 18 के बराबर, तो 90 में से 18 माइनस कर दोगे तो 72 आ जाएगा। यानी कि पहले 100 था अब 72 हो गया। इसका क्या मतलब है कि आपको 28% डिस्काउंट मिला है ना। और करके आपके पास 100 रुपये था,
10% डिस्काउंट मिला तो ये 90 हो गया। फिर से 20% डिस्काउंट मिला तो 90 का 20% 18 हो गया। 18 यानी कि डिस्काउंट मिला तो 18 माइनस कर दोगे तो 72 हो जाएगा। आपके पास 100 था, अब 72 हो गया। इसका मतलब आपको 28% का मिल गया ओवरऑल डिस्काउंट। ओवरऑल डिस्काउंट 28% का मिल गया। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम वहीं पे फंस जाएगी। कहाँ पे प्रॉब्लम फंस जाएगी कि आप अगर इस तरीके से बनाना है, अगर वही चीज़ 12.5% होता है, यहाँ पे समझना सिचुएशन को, तो 12.5 डिस्काउंट देते तो चलो एटलीस्ट 87.5 यहाँ पे तो लिख सकते थे निकाल के। लेकिन अगर फिर से 12.5 होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपको। 87.5 का 12.5 निकालना अपने आप में डिफ़िकल्ट परसेंटेज है ना। तो फिर भी हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो, जिस मेथड को आप सीख रखे हो ना, मैं यहाँ पे वो मेथड बता रहा हूँ, लेकिन इस्तेमाल करना क्यों नहीं है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ साथ में। और आप लोग इस मेथड का बहुत इस्तेमाल करते हो। फिर से आपके पास 100 था, 10 का डिस्काउंट मिला तो आपने 90/100 लिखा। फिर से 20 का डिस्काउंट मिला तो आपने 80/100 लिखा। तो ये 2 0 से 2 0, इससे ये कट गया, ये 2 0 से, तो 9 8 72 आ गया। इसका मतलब पहले 100 था, अब 72 हो गया। फिर से ओवरऑल 28% का डिस्काउंट मिल गया। आप इस मेथड का भी इस्तेमाल करते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे भी है वही चीज़ कि 100 में से 10 माइनस करना आसान है, लेकिन वही 12.5 माइनस करना 87.5, फिर 16.2/3 माइनस करना फिर से डिफ़िकल्ट परसेंटेज है। तो हम लोग इस तरीके का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझे कि किस किस तरीके का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग इसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे बट दूसरे मेथड से। आपको लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था खास करके कि a × b = c, तो मैंने ये बताया था 10 × 10 = 100 मानना। और देखो इसकी एक और प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 10 20 था तो एटलीस्ट चलो बना दिया, अगर यहाँ पे 30 होता ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। तो फिर ये फॉर्मूला 28 फिर 30 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ता। ये चैलेंजिंग हो जाता, मतलब स्टेप बढ़ जाता आपका। इसलिए हम लोग इस मेथड का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, 10 × 10 जब भी कोई चीज़ें दी जाए तो हम लोग 10 10 मान लेते हैं। अगर 2 है डिस्काउंट तो 10 10 मान लेते हैं। तो पहला 10 का डिस्काउंट मिला आपको, फिर 20 का मिला डिस्काउंट। तो 10 का डिस्काउंट मिलने के बाद ये 10 में से 1 कम, ये 9 हो गया। 10 में से 1 कम 9 हो गया। 10 में से 20 कम, ये 8 हो गया। तो 9 8 72, यानी कि 28% का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने परसेंट का हो गया? 28% का। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम आ गई। देखो फिर से प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो चलो आसान है निकालना, 10 का 10% निकालना, 10 का 20% निकालना आसान है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? फिर से चीज़ें फ्रैक्शन में हो जाएगी, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो अब 2 मेथड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं सक्सेसिव चेंज में। एक तो इस मेथड का जब चीज़ें इंटीजर में दी जाए, और जब फ्रैक्शन में दी जाए तो किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखो फ्रैक्शन में दी जाए तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। डिस्काउंट है तो माइनस किया मैंने। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है जी 1/5। ठीक है, तो 10 से 1 कम 9, 5 से 1 कम 4, 10 × 5 50 के बराबर, 9 × 4 36 के बराबर। तो 50 का सामान था 36 में लेके जा रहे हो, 14 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 50 पे × 100, 2 बार में 28% का डिस्काउंट। तो हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा सा लंबा गया है, यहाँ पे 100 से कंपेयर करना आसान होता है, ये 50 है। तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, 50 को 100 बना लो 2 से गुना करके, तो 36 दूना 72 हो जाएगा। 100 से 72 कम 28% का। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं जब चीज़ें फ्रैक्शन में दी जाए। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल है, इस सवाल को आपका आंसर देना है। इस टाइप का सवाल डायरेक्ट सक्सेसिव चेंज का सवाल डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पहला डिस्काउंट दिया है 10% का, दूसरा दिया है 20% का, यहाँ पे तीसरा दिया है 30% का। ठीक है ना।
तो मैंने बोला जब चीज़ें फ्रैक्शन में दी जाए तब हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करेंगे उस मेथड का, जब चीज़ें इंटीजर में तो 10-10 मान लो। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 था तो हम लोग 10 गुने 10 माने थे, 3 है तो हम लोग क्या मानेंगे 10 गुने 10 गुने 10, टोटल 1000। पहले 10 का डिस्काउंट मिला तो 10 कम 9 हो गया, फिर 20 का मिला डिस्काउंट 2 कम 8 हो गया, फिर 30 का मिला डिस्काउंट तो 3 कम 7 हो गया, तो 9 8 72, 72 गुने 7, 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, 504 हो गया। 1000 पहला था, अब 504 हो गया। ओवरऑल डिफरेंसेस कितने का आ गया? डिस्काउंट कितने का मिल गया? 496 का, बट कितने पे? 1000 पे, गुने 100, 2 0 से 2 0, 49.6% डिस्काउंट, 49.6% का डिस्काउंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो जाएगा ना इस टाइप का सवाल? तो आपको मैं कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको खुद करना है सॉल्व, ठीक है ना? देखो सिंगल डिस्काउंट पूछा तो मैंने सिंगल डिस्काउंट निकाल दिया, एकल बट्टा। आपको ना इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। क्वेश्चंस में मैं बोल रहा हूं फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है आपको। आपका बेसिक परसेंटेज है, मैं चीज़ें बदल बदल के दूंगा, है ना? बेसिक परसेंटेज है आपका 20% और फिर 16 होल 2/3%। आपको इसका डिस्काउंट बताना है, ओवरऑल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल देखोगे तो दिमाग में एक चीज़ आएगा कि अच्छा फ्रैक्शन में दिख गया है हमें, तो जब फ्रैक्शन में दिख गया तो क्या करोगे आप? बदल दोगे रेशियो में। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है जी 1/5, 16 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16.2/3 का होता है 1/6। ठीक है, तो 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5, यही ना डिस्काउंट का मतलब। आप 5 में था, 1 का डिस्काउंट मिल गया तो 4, और अब 6 का है तो 1 का डिस्काउंट मिल गया तो 5। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें कटने वाली होगी ना उसको पहले ही काट के शॉर्ट बना देंगे हम लोग, है ना? 5 से 5 कैंसल आउट, 2 से ये काट देते हैं 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो पहले 3 था, अब 2 हो गया। ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिल गया? 1 का डिस्काउंट मिल गया। कितने पे? ओरिजिनल पे 3 पे। 1/3 क्या कहलाता है? 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% का डिस्काउंट। अब अगर यहाँ पे इस मेथड के अलावा दूसरा मेथड कोई सा भी लगाया, इससे आसान तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलो कुछ और डिफिकल्ट मैं परसेंटेज देता हूं ताकि आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट परसेंटेज आया तो आप कर पाओ चीज़ों को। एक और बताना है आपको, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। $33 होल 1/3%, 25%, 20%, 16 होल 2/3%। चलो इस बार मैंने 4 दे दिया, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, जो बेसिक परसेंटेज है ना, जैसे कुछ बेसिक परसेंटेज है 33 होल 1/3, 16 होल 2/3, 6 होल 2/3, इस टाइप का जो बेसिक परसेंटेज है उसको आपका कन्वर्जन याद होना चाहिए तुरंत। अगर कन्वर्जन याद होगा आप सवाल को सेकंडों में बना सकते हो। जैसे इसका फ्रैक्शन 1/3, इसका फ्रैक्शन 1/4, इसका फ्रैक्शन 1/5, इसका फ्रैक्शन 1/6। मैंने जानबूझ के एक सीक्वेंस में दिया ताकि कट जाए तो चीज़ें आसान हो जाए, है ना? 3 से 1 कम डिस्काउंट 2,
4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5। ठीक है, अब जो चीज़ें कट जाए उसको काट दो। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से ये 3 बार में कट गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। डिस्काउंट कितने का? 2 का। कितने पे? 3 पे। 2/3 क्या कहलाता है? 66 होल 2/3% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा आपको। इससे बड़ा परसेंटेज नहीं आएगा। अगर आपको इससे बड़ा सीखना है तो एक सवाल और मैं करवा देता हूं आपको। कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, मैं उम्मीद कर लूं आप लोगों से। चलो थोड़ा सा अगर और डिफिकल्ट सीखना चाहते हो तो एक दो तीन लाइन और मैं बढ़ा देता हूं यहां पे, है ना। फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ स्टार्ट कर देते हैं 33 से ही। 33 होल 1/3%, 25%, 20%, 16 होल 2/3%, 14 होल 2/7%, 12 होल 1/2%, 11 होल 1/9% एंड 10%। इससे बड़ा डिस्काउंट नहीं आ सकता है। और पता है ये चीज़ मैंने कैसे लिख दिया सीक्वेंस में, ताकि मुझे याद था। तो इस तरीके से जैसा मुझे याद है तो आप लोगों को भी उसी तरीके से याद रखना पड़ेगा चीज़ों को, अगर आसान बनाना है तो 33 होल 1/3% कहलाता है 1/3, ये कहलाता है 1/4, ये कहलाता है 1/5, ये 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ओके, तो 3 से 1 कम 2, 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5, 7 से 1 कम 6, 8 से 1 कम 7, 9 से 1 कम 8, 10 से 1 कम 9। अगर मेरा मन करता तो एक और मैं दे देता 11 होल 1/9, तो 11 से 1 कम 10। अब चीज़ें कटने वाली काट दो ना, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7, 8, 9। यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे बच गया 2, 2 से काट दो। अच्छा 10 को रहने दो, 2 को भी रहने दो। 10 और 2, तो क्या करते, 10 और 2 आ गया ना, डायरेक्टली आपको डिफरेंसेस चाहिए डिस्काउंट। तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे लगा दो, 1 0 यहाँ पे, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 80 का। 100 में 20 कम, यानी कि डिस्काउंट आपसे पूछा तो 80 का। तो इससे क्या ही डिफिकल्ट सीखोगे अब, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके एग्जाम में ऐसे भी नहीं आएगा। एक तो इस टाइप का सवाल आता है आपके एग्जाम में, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और एक दूसरे टाइप का सवाल आता है, ये हो जाएगा ना, आराम से नोट कर लीजिएगा वीडियोस को पॉज करके, अगर ज़्यादा तेज़ हो रहा होगा तो, और अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो आराम से नोट कर लो फिर। लेकिन हाँ, ये सब जो बेसिक परसेंटेज है ना, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ना डायरेक्टली फ्रैक्शन वाले पूछे जाने लग गए, और इससे भी डिफिकल्ट यहाँ पे 116.2/3 कर देगा। ठीक है, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को आसान बनाना है। चलिए, सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि यदि 3 लगातार बट्टे जो कि 10%, 15% एवं 20% है वो x के बराबर है, तथा 3 अन्य लगातार बट्टे जो कि 15%, 20% तथा 10% वो y के बराबर है, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है? तो ऑप्शन इस टाइप का होगा, x बराबर y, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15, 20, 10 वही चीज है, लेकिन बस इंटरचेंज है। तो इंटरचेंज है तो एक तरीका क्या है, देखो ध्यान से, कि 10 को 20 से गुना करोगे तो आएगा 200, और 20 को 10 से गुना करोगे तो भी 200। यानी कि मल्टीप्लाई की खास बात होती है, चाहे चीजों को इधर रख के गुना करो या फिर रिवर्स करके गुना करो, रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना था 200 200 ही रह जाएगा। बात समझे? तो इसी तरीके से बोला गया है कि एक डिस्काउंट वो x के बराबर है, जब मान लेते हैं कोई सामान 100 रुपए का है, पहला डिस्काउंट 10% का दिया तो वो 90% हो गया, दूसरा डिस्काउंट 20% का दिया, 15 का दिया तो वो 85% हो गया, तीसरा डिस्काउंट 20% का दिया तो वो 80% हो गया। ये किसके बराबर है? x के बराबर है।
ठीक है ना, ये x के बराबर है। फिर y है जो ये 100 मान लिया, जो सामान खरीदना था 100 रुपए में, 15 का डिस्काउंट दिया वो 85 के बराबर है। फिर 20 का डिस्काउंट दिया वो 80 के बराबर है। फिर 10 का डिस्काउंट दिया वो 90 के बराबर है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या कि सभी जो डिस्काउंट है वो बस इंटरचेंज है। यहाँ 100 90 है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 90 है, बस मल्टीप्लीकेशन का इधर उधर है। तो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये x इतने रुपए के बराबर है और ये y इतने रुपए के बराबर है, इसका मतलब है कि x y के बराबर है। क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो क्या करते हैं लोग, इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कुछ आएगा 62.5 समथिंग के आसपास, है ना, तो यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो वो भी वही आएगा रिजल्टेंट 62.5 के आसपास। ठीक है, तो अब ये दोनों चेक करोगे, अच्छा ये 62.5 है, ये 62.5 है, दोनों बराबर है, तब जाकर के टिक करेंगे नहीं दोनों बराबर है। बट इतना नहीं करना है, चीज़ों को वहीं से समझना है, ये सब लिखना भी नहीं है एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, माइंड से करना है ये सब सवाल। 10 15 20 15 20 10 दिख गया, बिल्कुल सेम के बराबर होगा। ठीक है, हो जाएगा ना इस टाइप का सवाल। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यू वांट टू बाई अ लैपटॉप, यू आर बीइंग ऑफर्ड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट, विच विल बी बेटर फॉर यू। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है ये, ऐसे एग्जाम में कई बार इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते थे, आपको 4 अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट मिल रही है, तो आपके लिए कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा फायदेमंद है? तो कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा फायदेमंद है, इसका मतलब आपको ये अलग अलग डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे क्या, 50 50 100 60 + 40 100, तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना डिस्काउंट कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, तो जोड़ना नहीं होता। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका ये नहीं होता है कि मैं बोलूँ अगर 10 का डिस्काउंट मिला फिर 20 का डिस्काउंट मिला तो उन दोनों को जोड़ दिया आप, तो बोलोगे 10 और 20 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, गलत। अभी तो सॉल्व किए थे ना, 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट 28 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हो कि 50 + 50 - 50 × 50, यहाँ से निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0, 50 50 100 में से 25 कम 75%। आप यहाँ पे पहला सक्सेसिव डिस्काउंट 75% का आ गया। दूसरा निकाल लो, 60 + 40 - 60 × 40/100, तो 60 40 100 में से 24 घटाओगे तो 76% के आसपास आएगा। और ये आएगा 30 + 70 - 30 × 70/100, इसको सॉल्व करोगे 70 30 30 में से 21 के 79 के आसपास आएगा। और ये वाला तो 70 के बराबर है। तो कौन सा डिस्काउंट आप लेना पसंद करोगे, बताओ कौन सा डिस्काउंट, जो ज़्यादा डिस्काउंट होगा वही लेना पसंद करोगे, है ना। तो ज़्यादा डिस्काउंट 79 वाला, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इस तरीके से बनाना है, बट एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं बनाना, ये आपके कॉपी में होना चाहिए। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, वही तो खास बात है कि क्वेश्चंस को आपको सेकंडों में बनाना आना चाहिए, और ख़ास करके इस टाइप के बच्चों वाले क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है, नोट पॉइंट डाल करके लिख लो आप लोग। मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट, याद रखना है, मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट होगा, और ये कस्टमर के लिए है क्योंकि आप ज़्यादा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे। और शॉपकीपर क्या लेना पसंद करेगा, लेस डिफरेंस लेस डिस्काउंट, लेस डिफरेंस लेस डिस्काउंट, यानी कि कम डिस्काउंट लेना पसंद करेगा, वो कम देना पसंद करेगा शॉपकीपर। तो क्या करना है आपको, जब भी इस टाइप का सवाल है आपको डिफरेंसेस निकाल लेना है डायरेक्टली। डिफरेंसेस यहाँ पे 50 और 50 के बीच का डिफरेंस 0 का, 60 और 40 के बीच का डिफरेंस 20 का, 30 और 70 के बीच का डिफरेंस आपको 40 का। ये 70 तो ऑटोमेटिक कम है, ये तो लगभग 70 से ऊपर है सब, ये तो पहले ही कट गया ऑप्शन से। तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे, जिसका डिफरेंसेस ज़्यादा होगा। किस ऑप्शन का डिफरेंस ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी का। तो आप इस तरीके से बना लो। देखो मैंने ये प्रूफ करके बता दिया कि अगर एग्जाम में ये समझ में नहीं आया तो ये तो आना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना। बट इतना एग्जाम में नहीं करना, ये सब फालतू का बकवास मेथड है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कर देंगे मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट फॉर अ कस्टमर। आप लोग बोलो, जब भी मैं बोलूँ ना कि मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट, तो आपको भी बोलना पड़ेगा। अगर बोलोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी।
मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट फॉर अ कस्टमर, लेस डिफरेंस लेस डिस्काउंट फॉर अ रिटेलर, है ना। चलिए एक सवाल और मैं देता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट करके। जैसे एग्जांपल आप कस्टमर के लिए बोल रहा है एग्जामिनर, कस्टमर के लिए बेटर क्या, फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या बेटर है। ऑप्शन में दे रहा हूं 10% 40%, ऑप्शन बी 20% 30%, ऑप्शन सी 25% 25%, ऑप्शन डी 45% 5%। बताओ कस्टमर कौन सा लेना पसंद करेगा डिस्काउंट। सभी में 50 के बराबर है, 10 40 50 20 30 50 25 25 50 45 और 5 50 के बराबर है सब। तो कौन सा कस्टमर लेना पसंद करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली जो मैंने बताया वही करो। क्या, मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट। यहां पे डिफरेंसेस 30 का, यहां पे डिफरेंसेस 10 का, यहां पे डिफरेंसेस 0 का, यहां पे डिफरेंसेस 40 का। तो आपके लिए बेटर कौन सा होगा कस्टमर के लिए, जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पे डिफरेंसेस। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो अलग से सक्सेसिव निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट होता है। चलो ये तो फिर भी आसान टाइप का सवाल था। एक और मैं ऑप्शन देता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के। हाँ, पहला ऑप्शन है 10% 20% और 30%। दूसरा ऑप्शन है 20% 20% और 20%। तीसरा ऑप्शन है 25 5 30 और 30। चौथा ऑप्शन है 50 5 और 5। आप सभी में नोट करोगे ना तो आपको डिफरेंस मतलब ओवरऑल सब 60 के बराबर दिखेगा। 10 20 30 60, 20 20 40 60, 25 5 30 और 30 60, 50 5 55 और 5 60। तो आप इस टाइप के सवाल को कैसे बनाओगे। देखो 2 में होता था तो समझ में आ जाता था कि माइनस कर देते थे, बट 3 है तो कैसे बनाओगे। उसके लिए भी सेम मेथड है, इसमें भी रेंज ही निकालना है, इसमें भी डिफरेंस निकालना है, लेकिन किसका डिफरेंस, मैक्सिमम टू मिनिमम का। जो ज्यादा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसका लेंगे सबसे पहले डिफरेंस। सबसे बड़ा यहाँ पे 30 है, सबसे छोटा 10 है, इसके बीच का डिफरेंस 20 का। यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो बीच का डिफरेंस 0 का। यहाँ पे ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है तो डिफरेंस 25 का। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है तो डिफरेंस 45 का। बात समझ में आई। तो कस्टमर कौन सा लेना पसंद करेगा, कस्टमर लेना पसंद करेगा जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, यानी कि 45 का। बट रिटेलर कौन सा बेचना पसंद करेगा। कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के आ जाता है कि फॉर अ कस्टमर या कभी कभी फॉर अ रिटेलर, उसके लिए बेटर कौन सा होगा। उसके लिए बेटर कौन सा होगा जिसके लिए डिफरेंसेस सबसे कम होगा, ये रिटेलर के लिए बेटर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आ जाता है एग्जाम में। और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो बस यही याद रखिएगा इस टाइप के सवालों में, जिसका डिफरेंसेस ज़्यादा होगा उसका डिस्काउंट ज़्यादा होगा, जिसका डिफरेंसेस कम होगा उसका डिस्काउंट कम होगा। चलो चलते हैं हम लोग। चलो इस टाइप का सवाल है, ये मेथड, ये टाइप अलग हो जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये चीज़ का फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा सकें, है ना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।